जय हिंद दोस्तों। तो ये वीडियो स्पेशली एयरफोर्स एक्स ग्रुप के जो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर होने वाला है। इससे पहले मैंने वाई ग्रुप का जो है ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन का वीडियो बना दिया है। तो उसको अगर आप वाई ग्रुप से हैं तो उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके चैनल पे देख सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली एयरफोर्स एक्स ग्रुप जिनका की रिपोर्टिंग हाल ही में है उन लोगों के लिए होने वाला है। अगर आप वाई ग्रुप से होंगे तो आपका रिपोर्टिंग बेलगावी है तो उसका इंस्ट्रक्शन दूसरा है। तो उस चीज़ को आप अपना वाई ग्रुप वाला है तो आप वाई ग्रुप वाला देखें एंड एक्स ग्रुप वाले हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो इसमें जो है ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन आप जहाँ से अपना ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड किए होंगे सेम वही वहाँ पे आपको दो पीडीएफ देखने को मिलेंगे, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। तो ये आपके से ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। जो भी कैंडिडेट जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप गर्ल्स एंड बॉयज जिनका की रिपोर्टिंग हाल ही में उनके लिए इंस्ट्रक्शन है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको परिचय दिया गया है कि आप लोग का जो चयन हो गया इसके लिए भाई आप लोगों को भाई बहुत बहुत बधाई। ठीक है, और आप लोग का जो प्रारंभिक ट्रेनिंग होगा वो आप लोग का जलहाली में बेंगलुरु में होगा। ठीक है, ये जो है कर्नाटक राज्य में है और यहाँ जो है ये जो है भारतीय वायुसेना का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। यहाँ पे ट्रेनिंग का एक प्रमुख स्थान है, वही चीज़ें है। उसके बाद बेंगलुरु को जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। आमतौर पर इसे जो है बगीचों का भी शहर कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ उसके बारे में है जो कर्नाटका है, कर्नाटका और बेंगलुरु। तो उसके रिलेटेड वहाँ पर आप कुछ इतिहास दिया गया है उनका, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें तो अब ट्रेनिंग करना है। ठीक है, तो ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना। बाकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट है चीज़ें जो इंस्ट्रक्शन में आपको ध्यान में रखनी है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है वहाँ पे कुछ 3 प्रशिक्षण संस्थान है। 3 प्रशिक्षण संस्थान कौन-कौन है? तो एक विद्युत विद्युत और उपकरण परीक्षण संस्थान और ये इलेक्ट्रॉनिक प्रशिक्षण संस्थान और संचार प्रशिक्षण संस्थान। ये 3 संस्थान क्यों है? क्योंकि आप लोग टेक्निकल ब्रांच से है, तो टेक्निकल ब्रांच से तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल से रिलेटेड ये 3 संस्थान है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, बाकी जो है ये लिखा गया है कि ये संस्थान अग्निवीर आयु की विज्ञान शाखा यानी एक्स ग्रुप की ऑपरेशनल सपोर्ट ग्रुप आईटी एंड एन की शाखाओं के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। यानी कि आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है यहीं पे। ठीक है, जो कठोर और व्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से रंग रूटों को प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। बाकी चीज़ें ठीक है, आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ये वहाँ का मौसम क्या है, वहाँ का वेदर क्या है, तो ये चीज़ें है। आप किसी भी डिफेंस की जॉब कर जब ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम जो ज्वाइनिंग से पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वहाँ का क्या वेदर है, वहाँ पे क्या कंडीशन है, आपको इस हिसाब से तैयार होके आना चाहिए। तो इससे रिलेटेड सेम वैसे ही यहाँ पे भी दिया गया है कि बेंगलुरु में सुंदर मौसम आपके आगमन का अभिनंदन करता है। ठीक है, यह शहर पूरे वर्ष अत्यंत सुखद और रमणीय मौसम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, शाम के समय का तापमान वर्ष जो है ठंडा रहता है। बेंगलुरु यानी कर्नाटक की राजधानी दक्षिण भारत के दक्कन के पठार पर समुद्र के लगभग 920 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये उसके बाद यहाँ का जो मानसून है लगभग जून से मानसून जो होता है यानी बारिश बारिश जो होता है जून से नवंबर तक रहता है। ठीक है, यहाँ का औसत तापमान जो है 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। शाम के समय यहाँ हल्की ठंड से बचने के लिए सिल्क और हल्के ऊनी कपड़े पहनने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ ये जो है वहाँ का कुछ मौसम है जो वो समुद्र तल से जो है 920 मीटर की ऊंचाई पे है। वहाँ जो मानसून होता है जून से लेकर नवंबर तक रखता है। वहाँ का तापमान जो है 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक रखता है। वहाँ पे शाम के टाइम थोड़ा हल्का ठंडा लगता है तो उस टाइम जो है आप ऊनी वस्त्र पहन सकते हैं। ये चीज़ें वहाँ की मौसम का है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग अभी नहीं ढले हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको वहाँ पे 6 मंथ अप्रॉक्स बिताने हैं। तो आपको इसके अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूल बनाना पड़ेगा। ठीक है,
बाकी नेक्स्ट चीज़ है कि आप लोग वहाँ पे जाओगे तो उससे पहले आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए आवश्यकता है। जैसे कि बेंगलुरु आप जाओगे तो या तो आप सड़क माध्यम से जा सकते हैं या फिर रेल माध्यम से या हवाई माध्यम से जा सकते हैं, ठीक है? तो इस टाइम आपको कुछ सुरक्षा बरतनी है, जैसे कि कोई भी यात्री अगर आपको कुछ खाने-पीने का चीज़ें देता है, तो भाई उसको स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि उसमें कुछ मादक पदार्थ हो सकते हैं जिससे कि आपको दिक्कत हो सके। तो ऐसे चीज़ों को स्वीकार नहीं करना है। और जो आप जो सामान ले जाओगे, आप लगेज वगैरह ले जाओगे, उसको ताले से बंद करके रखना है, ना कि इधर-उधर कहीं छोड़ देना है, ठीक है? ट्रेन चल रही है तो ऊपर चढ़ने-उतरने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको फ्रैक्चर हो जाएगी तो आपको ज्वाइन नहीं करेंगे वो, ज्वाइनिंग आपकी नहीं लेंगे। तो इसलिए बोले हैं कि भाई सुरक्षा ये सब आपको बरतनी है। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा के दौरान जो है, आपको आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर आप जो है मूल्यवान जो वस्तु अपने पास न रखें। जो है आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, बस वही चीज़ें आप ले जाना। उसके अलावा आप जो है, जो भी मूल्यवान चीज़ें जैसे कि सोना, चांदी, ये सब सारी चीज़ें भाई मत ले जाना, वही चीज़ें आपको बोला गया है, ठीक है? इन संस्था में रिपोर्ट करते टाइम आपके पास अधिकतम जो है 5,000 रुपया बोले हैं कि नगद आपके पास जो है 5,000 कैश होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे जब जाओगे तो वहाँ पे आपको जब ज्वाइनिंग होगा तो आपको वहाँ पे कुछ पैसे पे करने रहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपके पास कैश होने चाहिए, जिससे कि वो पैसे पे कर सकते हो, या फिर आपके पास एटीएम होना चाहिए। एटीएम का जो कार्ड होता है, एटीएम कार्ड, वो आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप वहाँ पे पैसे पे कर सकते हो। तो आप ये 5,000 बोले ना, तब 5 से 7,000 के करीब आप पैसे ले जा सकते हो। नहीं है तो भाई 5,000 के करीब ही लेके जाना, मतलब 5,000 तो अप्रॉक्स चाहिए, यहाँ पे अधिकतम बोले हैं। मतलब आप ज़्यादा पैसे लेके जाओगे तो भाई अगर इधर-उधर कुछ खर्चे हो जाते हैं, भाई अक्सर जितने हम सोच के निकलते हैं उससे कई बार ज़्यादा खर्चे हो जाती है। तो इसलिए आप थोड़े पैसे ज़्यादा ही लेकर निकलना। एंड आपके पास अगर कार्ड होगा, डेबिट कार्ड, तो वो आप लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है अपने फैमिली मेंबर में किसी का हो तो लेके जा सकते हो। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जो है किटिंग वस्तुएं में क्या-क्या लेके जानी चाहिए। व्यक्तिगत यानी पर्सनल उपयोग के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए ट्रेनिंग के टाइम, वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि प्रसाधन सामग्री में जैसे भाई शेविंग किट आपके पास होनी चाहिए, शेविंग ब्रश होना चाहिए, नहाने का साबुन होना चाहिए, टूथपेस्ट होना चाहिए, टूथब्रश होना चाहिए, कंघी होना चाहिए, शैम्पू होना चाहिए। ये चीज़ें हैं जो आपको ट्रेनिंग टाइम आपको ले जानी होती है। ये सारी चीज़ें आपकी व्यक्तिगत यूज़ के लिए है। तो इसको ध्यान में रख के आपको बैग पैक करते हैं उसमें इस चीज़ को भी लेके जाना है, ठीक है? बाकी आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जो है, आप वहाँ पे जाओगे तो भाई आपके लिए आप जो है एक सिंगल बेड का जो सफ़ेद चादर होता है, वो भाई 2 लेके जाना है। सिंगल बेड का जो सफ़ेद चादर होता है, वो 2 लेके जाना होता है, ठीक है? पैडलॉक आपके पास होना चाहिए 2, यानी ताला, जो छोटा वाला ताला होता है, जिसको कि आप सूटकेस वगैरह में लगाते हैं, वो आपके पास 2 होने चाहिए। एथलीट सपोर्टर आपके पास 2 होने चाहिए। एथलीट सपोर्टर मीन्स वो रनिंग करने वाला पैंट होता है ना, उसी को एथलीट सपोर्टर बोलते हैं। वो थोड़ा टाइट रहता है तो उसको एथलीट सपोर्टर बोलते हैं। तो वो आपके पास 2 होने चाहिए, ठीक है? सफ़ेद रंग का रुमाल आपके पास 4 होने चाहिए, ठीक है? सफ़ेद रंग का शर्ट आपके पास 2 होने चाहिए। सफ़ेद रंग का जो फॉर्मल शर्ट होता है, फॉर्मल शर्ट जो बोलते हैं, उसको भाई आपके पास वो शर्ट जो है वो 2 होने चाहिए, ठीक है? लूप वाली फॉर्मल काली पैंट और ट्राउज़र जो है आपके पास 2 होनी चाहिए, और काले रंग की लेदर की बेल्ट जो है आपके पास 1। ये जो है फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट और ये फॉर्मल जो है ये लेदर की बेल्ट, इसको भाई मुक्ति ड्रेस बोलते हैं। डिफेंस की लैंग्वेज में मुक्ति ड्रेस बोलते हैं, मुक्ति ड्रेस बोलते हैं। मुक्ति ड्रेस मीन्स ब्लैक पैंट रहेगा, उसके बाद आपका शर्ट रहेगा, व्हाइट शर्ट रहेगा एंड ये बेल्ट रहेगा, तो इसी को बोलते हैं मुक्ति ड्रेस। तो ये आपके पास 2 सेट होना चाहिए। 2 सेट मीन्स ऊपर का 2, नीचे का 2 और एक बेल्ट, ठीक है? तो यही चीज़ है आपको लेके जानी है, ठीक है? बाकी आपको दस्तावेज में क्या-क्या लेके जाने हैं, तो 10th का मार्कशीट, 10th और 12th का जो है मार्कशीट, यहाँ पे देखो मार्कशीट और प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट। किसी-किसी के जो मार्कशीट तो रहते हैं, लेकिन किसी-किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं रहता है। जैसे सीबीएसई वाले जितने होंगे, उनके पास जो है सर्टिफिकेट नहीं रहता है। उनके मार्कशीट में ये चीज़ें मेंशन रहता है, तो उनको ये सर्टिफिकेट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मार्कशीट आपको लेके जानी होती है, एंड आपको जो है इसकी मूल कॉपी यानी ओरिजिनल भी लेके जाना है, एंड साथ में प्रत्येक
जो भी आपके पास 10th है और 12th का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसका 5-5 फोटोकॉपी बोले हैं, 5-5 फोटोकॉपी। तो 5 बोले हैं तो भाई आप 7 से 8 लेके जाना, 7 से 8 लेके जाओगे तो भाई आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर इधर उधर कहीं गुम हो जाती है या फिर फट जाती है, कुछ हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आप सेफ रहो, आपको दिक्कत ना का सामना ना करना पड़े, इसलिए आप कुछ प्रिंट एक्स्ट्रा ही लेके जाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके पास अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट है और कोई और दूसरा सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप उसका भी 5 फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों लेके जा सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर कोई आपके पास स्किल सर्टिफिकेट है या फिर उच्च हाई शिक्षा ग्रेजुएशन वगैरह अगर पूरा कर लिए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो भी है और उसके 5-5 फोटोकॉपी लेके जा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको पुलिस सत्यापन के लिए आपको अपने माता पिता का ज्वाइंट फोटो लेके जाना होता है। ज्वाइंट फोटो 6 बोले हैं। ज्वाइंट फोटो ये 3:2 का एक साइज होता है, 3:2 का साइज। इसमें आपके मम्मी और इधर पापा, दो लोग का ज्वाइंट फोटो होना चाहिए। अगर आपके मम्मी और फादर में कोई नहीं है तो उनके साथ आप खुद फोटो खिंचवा सकते हैं और ज्वाइंट फोटो बनवा सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास 6 बोले हैं तो आप एक्स्ट्रा भी लेके जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी, एक्स्ट्रा ही लेके जाना। कोई भी भाई चीज़ डॉक्यूमेंट वगैरह का चीज़ है तो कुछ एक्स्ट्रा ही लेके जाओ। ठीक है, बाकी आपको वेतन खाता खोलने के लिए भाई जो है आपके पास 6 पासपोर्ट आकार का पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। बाकी आपके पास उसके जो उससे रिलेटेड जो खाता खोलने के लिए आपको चाहिए डॉक्यूमेंट, उसका भी 3-3 फोटोकॉपी चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड हो गया या फिर वोटर आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया। ऐसा डॉक्यूमेंट्स अगर आप सबमिट करोगे तो उसके भी 3-3 कॉपी चाहिए, 3-3 कॉपी चाहिए एंड 6 आपको कलर फोटोग्राफ भी चाहिए, फोटो चाहिए। ठीक है, तो जैसे डॉक्यूमेंट में बताया जाता है कि आपको 25 से 30 फोटो लेके जाना होता है पासपोर्ट साइज का, जिसमें से 15 आप ले जा सकते हो व्हाइट बैकग्राउंड एंड 15 लेके जा सकते हो ब्लू बैकग्राउंड। तो ऐसे आप ले जा सकते हो, तो उसी में से फोटो का यूज आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जो आपका सैलरी के लिए अकाउंट खुलेगा डीएसपी अकाउंट, उसमें आप ये दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको जो है ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पोर्टल पर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर होना चाहिए। एक सेकंड में इसको इंग्लिश में देख लेता हूँ ये क्या चीज़ है। ये 6 का, एक सेकंड, 6 ये अपार आईडी है। हाँ, मैं समझ ही रहा था कि अपार आईडी है। तो ये अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो आप इसको बना सकते हैं, एबीसी आईडी इसको बोलते हैं, अपार आईडी कार्ड। अपार आईडी कार्ड ये कैसे बनता है वो मैं बता दे रहा हूँ। इसको आप जो है जो क्या बोलते हैं उसको, एक ऐप आता है ना, गूगल डॉक्यूमेंट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, डॉक्यूमेंट जो रहता है सरकारी डॉक्यूमेंट के लिए ऐप आता है, वो उसी ऐप से ये बन जाता है एकेडमिक, क्या बोलते हैं उसका भाई, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो एक, हाँ, डिजी लॉकर ऐप आता है ना, डिजी लॉकर भाई, डिजी लॉकर से ये जाके सर्च करोगे, ये एकेडमिक क्या बोलते हैं, ये एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर डिजी लॉकर में जाके ये सर्च करोगे तो वहाँ पे आएगा। आप कुछ डिटेल्स फिल करने रहते हैं, जैसे अगर आप कहीं पढ़ रहे हो तो वहाँ पे रोल नंबर वगैरह, आधार नंबर डाल के आप डालोगे तो ये अपार आईडी आपका जनरेट हो जाएगा। उसके बाद उसको लेके जा सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास अपार आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो वो आप कर सकते हो अपने आप। नहीं तो वो जो है वहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे 5-10 मिनट का ये खेल है, 5-10 मिनट में आप आराम से कर लोगे। अगर नहीं करे हो तो भाई यूट्यूब पे देख के करके करा लेना या फिर साइबर कैफे पे जाके करा सकते हो। ठीक है, ये अपार आईडी कार्ड बोलते हैं, ये डिजी लॉकर से ही बन जाता है जनरली। ठीक है, बाकी अगर आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस है, लाइट हो गया चाहे हेवी हो गया, जो भी है उसका अगर आपके पास है तो भाई लेके जा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है फिर। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर आप ये डाउट में पूछते रहते हैं कि हम जो जाएंगे वहाँ पे तो उसका पैसा हमको मिलेगा या फिर नहीं रिफंड में, तो रिफंड करने का क्या सीन है और कैसे मिलता है उसको जान लो एक बार। यहाँ से अगर आपको परिवहन भत्ते का दावा करने के लिए, जैसे कि हवाई से आप आते हैं, रेल से आते हैं, बस से आते हैं, तो उसका जो है 2 फोटो कॉपी लेके जाना है। 2 फोटो कॉपी लेके जाओगे भाई तो आप जो है जिस भी माध्यम से जाओगे वहाँ पे तो उसका पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप जैसे बस से जाओ, रेल से जाओ, हवाई से जाओ, तो आपको भाई पैसा मिलेगा उसका। तो आपको 2 से 3 कॉपी आपको लेके जाना होता है, सुरक्षित आपको 2 से 3 कॉपी लेके जाओगे तो आपको मिल जाएगा। हवाई यात्री के लिए बोर्डिंग पास जो होता है या फिर सरकारी बस या जो उपलब्धता का प्रमाण पत्र, यदि यात्रा सिविल बस से की है और संबंधित टिकट का पर अंक
किराया को यात्रा हेतु सुरक्षित। हाँ भाई वही चीज़ है, अगर आपके पास टिकट है तो टिकट पे ऐसा लिखा गया है कि हाँ इतना रुपया में यहाँ से यहाँ तक गए, तो ऐसे कंडीशन में आपको पैसा रिफंड मिलेगा। तो आपको उसका फोटो कॉपी लेके जाना पड़ेगा एंड ओरिजिनल भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये डाउट आपको अक्सर होते हैं कि वहाँ पे फ़ोन अलाउ रहेगा कि नहीं, और फ़ोन रहेगा तो कौन सा रहेगा, तो उससे रिलेटेड ये पॉइंट है। इसलिए मैंने बताया कि भाई ये ज्वाइनिंग से पहले फुल डिटेल्स भाई वीडियो देख लो, क्या क्या उनके नोटिफिकेशन में है, सारी चीज़ें यहाँ पे A to Z बताई गई है, ठीक है। तो वहाँ पे बोले हैं कि फ़ोन और स्मार्टफोन से रिलेटेड ये नोटिस है कि आपको जो है पर्सनल फ़ोन जो है स्मार्टफोन या निजी फ़ोन को लाना और रखना सख्त वर्जित है, यानी कि माना है। मतलब आप इसको नहीं रख सकते हैं, आपके पास स्मार्टफोन या फिर निजी फ़ोन पर्सनल फ़ोन आप नहीं रख सकते। प्रशिक्षुओं के द्वारा लाए गए स्मार्टफोन जब आप स्मार्टफोन लेकर जाओगे तो वो जब्त कर ली जाएगी, मतलब आपका वो फ़ोन जमा कर लिया जाएगा, ठीक है, जमा कर लिया जाएगा। और जो है उन्हें वापस भी नहीं किया जाएगा। वापस कब किया जाएगा ये, तो ये वापस किया जाएगा पीओपी के टाइम, उससे पहले आपको ये फ़ोन नहीं मिलेगा। तो जो आप स्मार्टफोन लेके जाओगे ये आपका जमा कर लिया जाएगा और जो है ये आपको पीओपी के टाइम दिया जाएगा, ठीक है। प्रशिक्षुओं को अपने साथ केवल बिना कैमरे वाला फ़ोन, बिना ब्लूटूथ का एक बेसिक फ़ोन लाना है। बिना कैमरे का एक बेसिक फ़ोन लाना है जिसमें कि कैमरा ना हो, ब्लूटूथ ना हो और ना ही कोई स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी वगैरह लगाने वाला सिस्टम उसमें ना रहो, तो वही आप फ़ोन लेके जा सकते हो। और इस जो फ़ोन रहेगा उसके पीछे जो है आप अपना डिटेल्स भी चिपका दिए रहेंगे, जिससे कि आपको फ़ोटो जो फ़ोन है आप पहचान में आ सके, क्योंकि वो फ़ोन जो होता है वो जमा होता है स्क्वाडर्न में, आपके जमा हो जाएगा। तो आप ऐसे कंडीशन में कैसे आप फ़ोन को पहचानोगे, इसीलिए आपको वहाँ पे अपना जो है डिटेल पीछे चिपकाने रहते हैं और आपको एक जिप पाउच में रखकर अपने स्क्वाडर्न में जमा करने होते हैं, जिससे कि फिर जब हॉलीडे हो, ये फ़ोन जो है आपको कोई हॉलीडे हो गया या साप्ताहिक अवकाश रहता है या छुट्टी होता है, तो उस टाइम आपको ये दिया जाता है, जिससे कि आप अपने फैमिली मेम्बर से या फिर रिश्तेदार से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ोन आपको जो है स्मार्टफोन जो है आपको अलाउ नहीं है, स्मार्टफोन अलाउ नहीं है, लेकिन आपको एक बेसिक फ़ोन जो कीपैड वाला फ़ोन बोलते हैं, जिसमें ब्लूटूथ और स्टोरेज डिवाइस और कैमरा ना हो, तो वो फ़ोन आपको अलाउ है। और ये फ़ोन भी आपको जमा, मतलब जमा तो दोनों हो जाएगा, लेकिन स्मार्टफोन आपको दिया नहीं जाएगा और ये दिया जाएगा, बेसिक फ़ोन आपको दिया जाएगा पर संडे टू संडे, एंड जब कोई सरकारी छुट्टी रहता है तो उस टाइम आपको ये फ़ोन दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने घर वालों से बात कर सकते हो और अपने उनसे भी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई आपको वहाँ पे कैसे पहुँचना है, मतलब जलहाली आपको जाना कैसे है, उससे रिलेटेड यहाँ पे बताएं कि आप यहाँ से कैसे आ सकते हैं। तो एयरपोर्ट स्टेशन जलहाली से और के एस आर बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन से जो है ये 13 किलोमीटर दूर है। जो आप जलहाली जो मेन गार्ड रूम जलहाली जो है वो के एस आर बेंगलुरु सिटी से 13 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। वही यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये जलहाली स्टेशन। वही एस एम बी टी रेलवे स्टेशन, वहाँ पे कोई है SMBT रेलवे स्टेशन, वहाँ से 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो वहाँ पे भाई 3 मेजर स्टेशन है। मेजर स्टेशन कौन कौन है, यशवंतपुर, के एस आर उसके बाद बेंगलुरु सिटी, के एस आर बेंगलुरु सिटी, और एक एस SMBT रेलवे स्टेशन। SMBT रेलवे स्टेशन 17 किलोमीटर दूर, यशवंतपुर से 6 किलोमीटर दूर और बेंगलुरु सिटी से 13 किलोमीटर दूर है ये आपका जलहाली, ठीक है। तो ये आपको डिस्टेंस भी बता दिए हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपको इतना किलोमीटर पड़ेगा। बाकी सभी रेलवे स्टेशन से जलहाली तक शहरी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली द्वारा पहुंचा जा सकता है। बेंगलुरु रोड, रेल और वायु मार्गों से महत्वपूर्ण शहरों के साथ उपयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है। तो ये है कि भाई हमारे पास रोड वगैरह का सुविधा है, आप यहाँ पहले आओ, यहाँ से फिर आप अपना यहाँ पे पहुँच सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा गया है कि आपको रिपोर्ट कहाँ पे करना है, वायुसेना विद्यालय में आगमन पर। तो यहाँ पे बोला गया कि रिपोर्टिंग जो है आपको मेन गार्ड रूम जो है वायुसेना स्टेशन जलहाली, पूर्व बेंगलुरु आपका ये पिन कोड दिया गया है। स्टेट बैंक के पास रिपोर्ट करना है, स्टेट बैंक के पास, ये आपको ज्वाइनिंग लेटर में भी दिया गया है यही लोकेशन, ठीक है। अगर आपको और डिटेल इसका लोकेशन चाहिए, डायरेक्ट लोकेशन, तो आपको यहाँ पे QR कोड दे दिया गया है, बस QR कोड स्कैन करो
QR कोड स्कैन करो और इससे आपको लोकेशन मिल जाएगा, फिर वहाँ से आप आराम से डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच सकते हो। ठीक है, आगे का पॉइंट है भाई जो है उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो बैंक विवरण जो है ATM कार्ड आदि किसी भी अज्ञात व्यक्ति को भाई नहीं देना है, जिससे कि वो आपसे दलाली कर सकते हैं, धोखाधड़ी आपके साथ हो, तो अपना जो है डिटेल्स किसी को नहीं देना है। वहाँ पे कोई बोले कि हाँ हमारे पास ऐसा सुविधा है, हम आपको आराम से ज्वाइनिंग करा सकते हैं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर आप भाई मतलब होता है उस टाइम भाई प्रेशर में रहते हैं तो कुछ चीज़ें होती है जिसको कि लगता है कि आउट कर देंगे, तो ऐसे कंडीशन में अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह दे देते हैं और पैसा वगैरह की बातें करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भाई आपको इन सब जाल में नहीं फंसना है, आपको डॉक्यूमेंट किसी को नहीं देना है। ठीक है, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, आपके पास ये जो है बैंकिंग के लिए बैंक अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पे बैंक खुल जाता है। तो ये जो है भारतीय वायुसेना और जो ये जो बैंक दिया गया है, तो इनके साथ जो है एक MOU साइन हुआ है। MOU मीन्स समझौता साइन हुआ है इन भारतीय वायुसेना और बैंकों के साथ कि जो भी हमारे कैंडिडेट आएंगे तो उनको भाई आप खाता खोल के देना है। तो वही चीज़ से रिलेटेड है कि अगर आपके पास खाता भी नहीं है तो खुलवा सकते हो, यहाँ से भी खुलवा के जा सकते हो, बाकी नहीं खुलवाओगे यहाँ पे तो वहाँ पे भी आपका बैंक खुल जाएगा। बैंक आपको वहाँ पे कौन कौन से जो है सुविधा मिलेंगी, कौन कौन से बैंक की सुविधा मिलेगी, सारे हाईफाई क्लास वाले बैंक मिलेंगे, जैसे कि एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, यस बैंक और जो है और भी कोई बैंक है। तो भाई वहाँ पे आपको आपका बैंक जो है DSP अकाउंट खुलता है जिसमें आपके सैलरी वगैरह आएंगे, तो वहाँ पे आपका बैंक खुल जाएगा। बाकी अगर यहाँ पे खुलवा सकते हो आप अपने आसपास में तो यहाँ से भी खुलवा के जा सकते हो, बाकी नहीं खुलवाओगे तो वहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, वही दिया गया है कि एयरफोर्स जलाली पहुँचने से पहले उम्मीदवारों की सलाह दी जाती है कि ऊपर बताया गया किसी भी बैंक में DSP खाता खुलवा ले। यहाँ पे बोला गया कि भाई खुलवा ले अपने से ही। ठीक है, तो आप इसमें से कोई बैंक में खुलवा सकते हो, बाकी वहाँ पे भी खुलता है। बाकी देखो ये आगे तो बोल रहे हैं क्या, यदि संबंधित स्थानीय बैंक का शाखा DSP खोलना खोलने की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। हाँ, बोल रहे हैं कि जो है स्थानीय बैंक शाखा द्वारा DSP खाता खोलने की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी, तो बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट खुलवा जा सकता है, जिसे जलाली पहुंचने पर DSP अकाउंट में बदल। हाँ, मतलब बोले हैं ना कि देखो दोस्त कि अगर आपके पास बैंक नहीं है तो आप ये इसमें से कोई भी बैंक आप खुलवा लो, यहाँ से खुलवा लोगे तो ये आपका जो बैंक खुलेगा, आप यहाँ पे अगर कहीं भी खुलवाओगे तो वहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट खुलेगा। सेविंग अकाउंट में बचत खाता होता है ये, तो ये आपका अकाउंट खुल जाएगा। अगर खुल जाएगा यहाँ पे बैंक जो है आपका सेविंग अकाउंट, तो वहाँ पे जाओगे तो वो आपको इसको जो है DSP अकाउंट में मतलब कन्वर्ट कर देंगे, आपको DSP अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे। वही चीज़ तो यहाँ लिखा गया है, बाकी एक बार अपने से पढ़ के समझ लेना। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है कि वहाँ पे भी ये अकाउंट वगैरह खुलता है। और ये वाई ग्रुप वाला था तो वहाँ पे तो उसमें डायरेक्ट लिखे थे कि हम वहीं पे खोल देंगे आपका अकाउंट, तो ये भी शायद वही चीज़ है। आप लोग परेशान मत होना, अगर आपके पास आए तो लेके जाना, नहीं तो वहाँ पे तो खुल ही जाएगा। ठीक है, आगे वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक भारतीय वायुसेना स्टेशन जलहाली के नज़दीक ही है और वहाँ पे ATM की सुविधा भी है। तो देखो भारतीय स्टेट बैंक वहाँ पे है ही, तो यहाँ पे अपने घर के पास खुलवा सकते हो तो खुलवा लो, नहीं है तो ये भारतीय स्टेट बैंक वहाँ पे है, सामने ही है, तो सामने ही है तो जाकर वहाँ पे अपना अकाउंट खुलवा लोगे, फिर वहाँ से अपना ये DSP अकाउंट कर ही देंगे वो, तो ये भी कर सकते हो। बाकी जो है आपको वहाँ पे पहुँचते टाइम कुछ आवश्यक चीज़ें हैं जिसको कि लाना ज़रूरी है। ये मतलब क्या क्या चीज़ें आप लेके जा सकते हो, और जो है ज़रूरी चीज़ें आप लेके जा सकते हो जो आपके लिए ज़रूरी हो। बाकी अगर नहीं लेके जा पाओगे उतना चीज़ें तो वहाँ पे भी जाके आप खरीद सकते हो। यहाँ पे भी मेंशन किए हैं जैसे कि आपके पास एक स्टील का बॉक्स होना चाहिए, इंग्लिश का एक डिक्शनरी होना चाहिए, विद्युत वाला टॉर्च एक होना चाहिए, क्लॉथ का हैंगर होना चाहिए, क्लॉथ टांगने के लिए हैंगर होना चाहिए हैंगर, और उसके बाद प्लास्टिक की एक बाल्टी होनी चाहिए, उसके बाद प्लास्टिक का मग होना चाहिए, बैग होना चाहिए, प्लास्टिक का बोतल होना चाहिए और एक स्पोर्ट्स शू होना चाहिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की सीन पेन ना हो, रनिंग करोगे तो आपको सीन पेन ना हो, इसलिए आपको ये स्पोर्ट्स शू भी लेके जा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें हैं जो स्पेशली गर्ल्स से रिलेटेड है कि आपको पैडेड जो स्पोर्ट्स ब्रा होती है वो आपको 3 पीस में लेके जाने होते हैं, ये अनिवार्य है, मतलब आपको लाना ही है। ये मासिक धर्म जो है मेन
मेंस टूरल कप जो होता है ये आपको एक मात्रा में लेके जाना है, लेकिन ये वैकल्पिक है। ऑब्जेक्टिव मीन्स आप जो है इसे लेके भी जा सकते हैं, नहीं भी लेके जा सकते हैं। लेकिन आप ये जूतों का भीतरी तला जो है एक जोड़ी लेके जा सकते हैं। ये अंगिया जो है अंडर शॉर्ट्स या स्पॉटर बोलते हैं, ये काले रंग का ही चाहिए। काले रंग का आपके पास 2 जोड़ी मीन्स 4 आपके पास होने चाहिए, अनिवार्य है, ठीक है। बाकी जो है आप अपने ज़रूरतों के हिसाब से अतिरिक्त सामान भी और लाके लेके जा सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके लिए ये प्रशिक्षण से संबंधित कुछ निर्देश है जो आपको ध्यान में रखना है। वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ का जो मीडियम होगा पढ़ाने का वो आपका इंग्लिश मीडियम होगा, तो इसलिए आपको वेबसाइट पे एक इंग्लिश का व्याकरण बुक भी डाले हैं, तो उसको आप पढ़ के अपना जो है इंग्लिश सुधार सकते हो। वो उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है दिनचर्या। दिनचर्या कैसे होगा, मतलब कितना बजे आपका बिगुल बजेगा, कितना बजे से आप उठ जाओगे एंड कितना बजे आप मतलब लाइट कट होगा। वो चीज़ें है कि आपका जो है बिगुल बजेगा सुबह के 5 बजे, सुबह से 5 बजे आप उठ जाओगे, सुबह 5 बजे आपको उठा दिया जाएगा एंड आपको जो है 10 बजे तक आपका जो डेली दिनचर्या रहेगा, और इसी दिनचर्या में आपका ट्रेनिंग का हर चीज़ करना है, जो भी चीज़ें आपसे कराई जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ है कि 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आपका ये डेली का दिनचर्या रहेगा। इसको जो आपकी जो ट्रेनिंग है इसको और ज़्यादा मजबूत और कठोर बनाने के लिए इसको बार बार बदला भी जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा उनके ऊपर कि ये कब कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी प्रदान किए जा रहे समान ज्ञान के अलावा अग्निवीर आयु प्रशिक्षण दस्ता के लिए भाई ये बोले हैं कि आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप अपने को यहाँ के हिसाब से अपने आप को भाई अभी से ही काबिल बना के आओ, ठीक है। तो इसके लिए अभी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइनिंग से पहले अभी आपके पास 15-20 दिन टाइम बचे हैं। जैसे कि आज 8 तारीख को है, 25 से लगभग है सबका रिपोर्टिंग, तो लगभग अभी आपके पास भी 15 दिन टाइम है। तो 15 दिन में आप क्या कर सकते हैं, तो अभी आप जो है रनिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, पुटअप उठक बैठक कर सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं, चिनअप्स कर सकते हैं, रस्सी पर चढ़ना की प्रैक्टिस कर सकते हैं यहीं से। कि वहाँ पे जाओगे तो ये तो स्टार्ट होगा जब ट्रेनिंग, तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे आपको कुछ दिक्कत ना हो, तो इसके लिए आप पहले से थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहो। इसके लिए अब बोले हैं कि यहाँ पे आ रहे हो तो भाई आप ये थोड़ा बहुत करके आओ, बाकी यहाँ आओगे तो हम करा ही देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है। और तो वो बोला गया है कि भाई अभी से आप 5-6 किलोमीटर दौड़ने का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि जाओगे ट्रेनिंग में तो ये सब करना ही है। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वही बोले हैं कि आने से कम 1 महीने पहले आप जो है इसका प्रैक्टिस करके आओ। बाकी यहाँ प्रशिक्षण में तो सब आपको कराना सिखा ही दिया जाएगा, करना सिखा ही दिया जाएगा। बाकी यहाँ ये चीज़ें आपके डाउट होते हैं कि हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमें ट्रेनिंग के टाइम छुट्टी दी जाएगी कि नहीं, कोई एग्जाम वगैरह देने के लिए। तो उससे रिलेटेड ये पॉइंट है कि जैसे ही आप ज्वाइन कर लोगे उस टाइम से जो है आपको उच्च शैक्षिक जो शैक्षिक योग्यता या फिर सिविल का कोई परीक्षा या फिर कोई ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, तो उस टाइम जो है आप चाहते हो कि मुझे एग्ज़ाम देने का छुट्टी मिले, तो वो चीज़ें हैं कि भाई आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। सीधी बात लिख दी है कि भाई आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, कि उसकी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन और आगे चीज़ लिखे हैं, हालांकि आपको किसी भी परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 15 दिनों की छुट्टी दी जा सकती है। मतलब एग्ज़ाम के लिए आपको छुट्टी दी जाएगी तो वो दी जाएगी भाई 15 दिनों के लिए, जो आपके यात्रा होंगे वो सबसे तेज माध्यम और जो है स्वयं के खर्चे पर विमान द्वारा परीक्षा देने के लिए पर्याप्त होगा। ये जो है भाई आप जाओगे परीक्षा देने तो भाई अपने खर्चे पे जाओगे, ठीक है, बशर्ते आपने भर्ती से पहले आवेदन किया होगा। मतलब कि है अगर छुट्टी भी मिलेगा तो आपको 15 दिन का ही मैक्सिमम मिलेगा, उसमें भी आप जाओगे तो उसका खर्चा आपको खुद देना पड़ेगा। एंड ये जो फॉर्म फिल किए होगे वो आप जो है जब ज्वाइन कर रहे हो या फिर उसके पहले का ही फॉर्म भरा रहा होगा तो जाके है आपको छुट्टी मिलेगी। इसमें भी एक कंडीशन ये लगाएं कि लंबी दूरी से बचने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि बेंगलुरु जो है उसके आसपास के ही शहर में जो है अपना एग्जाम सिटी डालें, जिससे कि दूर जाने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इस तरह की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति पूर्ण रूप से वायु स्टेशन पर प्राधिकारी की अनुमति पर होगी, जो प्रचलित स्थिति और दिशा निर्देशों के प्रतिबंधों के आधार पर होगी। हाँ भाई, इससे रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो उनसे दिखाओगे तो वहाँ के जो मास्टर हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं वो चीज़ें आपको छुट्टी देंगे, ठीक है। तो वो भी कर सकते हो।
बाकी ये चीज़ है, आप स्वैच्छिक निकासी मतलब आप अपने से अपने अकॉर्डिंग जो है आप एयरफोर्स को छोड़ सकते हो नहीं छोड़ सकते हो, उससे रिलेटेड है कि प्रशिक्षु जो है बेहतर करियर की संभावना वायुसेना के जीवन के लिए है। गलत सामंजस्य अनुकंपा के आधार पर यदि आदि जैसे आधारों को स्वैच्छिक वापसी का विकल्प चुन सकता है, ठीक है, उसको मन है तो भाई चुन सकता है। बाकी 18 से जो कम के हैं तो ऐसे कंडीशन में उनके माता पिता से उचित परामर्श और सहमति पत्र की जरूरत होगी। जो 18 से कम वाले होंगे कि और उनको छोड़ना है तो उससे पहले उनके पेरेंट्स से भी ये सहमति चाहिए कि हाँ छोड़ेगा लड़का आपका, तो ऐसे कंडीशन में हो सकते हैं। प्रशिक्षण शुरू होने के 1 महीने बाद ही स्वैच्छिक निकासी के लिए अनुरोध किए जाने की स्थिति में प्रशिक्षण की लागत अनुपात आधार पर वसूल किया जाए। हाँ ये तो होगा कि ट्रेनिंग अगर आप स्टार्ट कर दिए, ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिए और उसमें जो 1 महीना है, 1 महीना के बाद जो है आप स्वैच्छिक निकासी यानी अपने आप छोड़ सकते हो। उसके लिए जो पैसा पे कर उसके लिए भी भाई आपको पैसा पे करने पड़ेगा, तो वो भी चीज़ें है कि पैसा पे करोगे तभी आपको मतलब डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तभी आप छोड़ सकते हो अपने मन से, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे डाला गया है, ठीक है। भारतीय वायुसेना के नियमों के अनुसार किसी भी स्वयं शिक्षा से अनुरोध कार्य मुक्त अग्निवीर आयु ट्रेनी को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लिया जाएगा सिवाय अग्निवीर नॉन कम्बैक्ट प्रशिक्षुओं की। देखो भाई बोला जा रहा है कि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे ट्रेनिंग के लिए गए, ट्रेनिंग आप 1 महीना तक किए, उसके बाद जो है आपको मन नहीं हुआ कि हम नहीं ट्रेनिंग करेंगे, हमको एयरफोर्स नहीं करना है, आप छोड़ देंगे, तो ऐसे कंडीशन में छोड़ सकते हो, छोड़ दिए। छोड़ने के लिए कंडीशन भी है कि आपको पैसा पे करना पड़ेगा, जो भी आप जितना दिन वहाँ पे रहे हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, पैसा पे करोगे। बाकी जो है अगर आप फिर आपके मूड मतलब चेंज हो गया और कहोगे कि भाई मुझे फिर से ज्वाइन करा लो, तो ऐसे कंडीशन में आपको ज्वाइन नहीं किया जाएगा। जो अग्निवीर आयु होंगे एयरफोर्स XY वाले, इनको ज्वाइन नहीं कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वही होंगे जो नॉन कॉम्बैट वाले होंगे प्रशिक्षु, उनको ज्वाइन करा लिया जाएगा, आपको नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। बाकी आपके लिए ये डायरेक्ट पॉइंट लिखते हैं कि आपकी जो ज्वाइनिंग हो रही है, आप जो जहाँ पे जा रहे हो वो अग्निवीर आयु के रूप में जा रहे हो, न कि अधिकारी के रूप में, न कि पायलट के रूप में, न कि नेविगेटर के रूप में, न कि वायु सैनिक के रूप में। इसलिए आप जो है जो जो भी चीज़ें क्लेम करोगे, जो भी चीज़ें आपको मिलेगी, ये अग्निवीर वायु के रूप में मिलेगी, न कि इनके अकॉर्डिंग। और इसके अकॉर्डिंग भी आप क्लेम भी नहीं कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ भी नहीं मिलेगी, चाहे आप कोर्ट केस कर लो चाहे कुछ भी, क्योंकि आपकी रिक्रूटमेंट भी अग्निवीर आयु के रूप में हो रही है। ये रिसेंटली का एक केस हुआ था इसके ऊपर ऐसे ही कि एक अग्निवीर था कोई, उसका डेथ हो गया था, तो उसकी मदर ने कोर्ट में केस भी किया था। तो वैसे आप नहीं कर सकते, करोगे तो भाई आपको कुछ उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको जो आपका जो रिक्रूटमेंट हो रहा है इसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ना कि इसके अकॉर्डिंग। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे साफ साफ शब्दों में बता दिया गया है, ठीक है। तो ये अनुशासन से रिलेटेड उनका ये वायुसेना अधिनियम 1950 का है, तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। कोई अनुशासन में नहीं रहेगा तो उसको इसके तहत कार्रवाई की जाएगी, वही चीज़ें यहाँ पे है। वहाँ पे ये चीज़ है भाई धर्मनिरपेक्ष वाला, कि जो एयरफोर्स है वो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष मीन्स कि वो किसी भी जाति धर्म को सपोर्ट नहीं करता है। वहाँ पे जितने भी प्रशिक्षु रहेंगे, जितने भी ट्रेनी रहेंगे, जितने भी कैंडिडेट रहेंगे, उसमें जितने भी कैंडिडेट रहेंगे सब अलग अलग धर्म के रहेंगे, तो उनके धर्म और सिद्धांत का भी जो है सम्मान करना है, ना कि उनका मजाक उड़ाना है। बाकी जो भी वो भाषाएं बोलते हैं वो अपने रीजनल में, मतलब जैसे वो जहाँ के हैं धार्मिक भाषाएं बोलते हैं, तो उसको भाई वहाँ पे वो सारी चीज़ें मना है, ठीक है। बाकी जो सिख धर्म के जो कैंडिडेट हैं वो दाढ़ी मूछ जो है अपने रख सकते हैं, बशर्ते उनका जो इनरोलमेंट होगा उस टाइम उनके दाढ़ी मूछ होंगे तो वो रख सकते हैं, बाकी और कोई कुछ नहीं, ठीक है। अवकाश जो है प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के अवकाश अनुमति नहीं है। मतलब आप जब ट्रेनिंग करोगे उस टाइम आपको किसी प्रकार की जो है छुट्टी नहीं मिलेगी। उसमें ये भी शामिल है कि आपके करीबी सदस्यों में शादी, बड़े समारोह, सामाजिक कार्यक्रम या त्यौहार शामिल है, जैसे फूआ, चाचा, भैया, ताऊ, किसी का भी शादी हो तो आप इसमें छुट्टी लेके नहीं आ सकते, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। केवल अत्यंत गंभीर मानवीय आधार जैसे परिवार के करीबी सदस्य का निधन, चिकित्सीय आपातकाल जो व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हो, आपात स्वरूप अवकाश दिया जा सकता है। मतलब कि आपके परिवार में ऐसा कोई कंडीशन आ गया, जैसे कि किसी भी करीबी सदस्य का निधन हो गया या फिर कोई इमरजेंसी हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आपको छुट्टी मिलेगी, अपवाद में ये आपको छुट्टी मिलेगी। तो ये चीज़ है। बाकी ये शादी विवाह वाला हो गया, कोई समारोह हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी।
ये अनुपस्थिति से रिलेटेड है। अगर आप ज्वाइन कर लिए, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग में अगर आप कभी बीमार हो गए तो आपको 15 दिन मैक्सिमम आपको जो है अवकाश रहने की छुट्टी दी, मतलब अवकाश रहने की आपको छुट्टी दी जा सकती है। 15 दिन आप हॉस्पिटल में रह सकते हैं, मतलब वहाँ पे चिकित्सा के लिए। अगर इससे ज़्यादा रहोगे तो भाई आपको जो है आपकी प्रशिक्षण जो है समाप्त कर दी जाएगी, सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। 15 दिन से ज़्यादा अगर आपकी तबीयत खराब रहेंगे तो आपको दिक्कत है, आपको आउट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे डाला गया, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को अग्निवीर आयु के रूप में पुनः शामिल होने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोले हैं कि भाई ये विभिन्न कारणों से अनुपस्थिति, जैसे अत्यधिक आपातकाल के लिए अवकाश, बिना अवकाश के अनुपस्थिति कारण चिकित्सा या अस्पताल में भर्ती के अलावा, जो ये 2 चीज़ है ना, इसके अलावा अगर आपके पास ये वाले के चक्कर में, जैसे कि आपातकाल के लिए अवकाश और बिना अवकाश की अनुपस्थिति के कारण जो आप 15 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहेंगे तो आपको जो है वहाँ से बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा, आपको आउट कर दिया जाएगा, और फिर आपको जो है अनुमति भी नहीं दी जाएगी ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। बाकी आपके अनुशासन जो आपके हेयर कटिंग होंगे उससे रिलेटेड ये चीज़ है कि प्रशिक्षण के दौरान स्वास्थ्य और साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। पुरुष जो अग्निवीर होंगे, जो सिख धर्म के होंगे, उनको छोड़ के बाकी सभी को 0 हेयर कट रखना है, मतलब टकला टाइप का रखना है, ठीक है। बाकी वर्ष के दौरान काफ़ी समय तक अत्यधिक नमी और लगातार बारिश होने के कारण निरंतर शारीरिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए महिला प्रशिक्षु यानी सिख को छोड़कर बरकट कोई है, बजकट, ये हेयर कटिंग है गर्ल्स का, तो इस कट में उनका हेयर कट रहेगा, ठीक है। प्रोत्साहित किया जाएगा अग्निवीर युवतियों को बाल जो है अग्निवीर वायु युवतियों यानी गर्ल्स को जो है अपने बाल हेयर नेट क्लिप और हेयर पिन से सफाई से बांधे। भाई ये कोई है उनका, तो वहाँ पे आप चाहोगे तो ये पता चल जाएगा, ठीक है। प्रतिबंधित सामान है, जैसे कि वो चीज़ें आप वहाँ पे नहीं लेके जा सकते हैं। वो उससे रिलेटेड है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जैसे संचार की जो भी चीज़ें यहाँ पे जैसे लिखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया, कैलकुलेटर, फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, रेडियो, कैमरा, ये सब चीज़ें वहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। बाकी इसके अलावा शराब, दारू, नशीला पदार्थ भी अलाउड नहीं है। कोई मूल्यवान चीज़ें, सोना, चांदी, ये सब अलाउड नहीं है। प्रेस हीटर, इलेक्ट्रिक केतली, ये सब भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है कि कोई भी पत्रिका, कहानी की किताब, अश्लील साहित्य भी नहीं अलाउ है, किसी प्रकार की दवा भी अलाउड नहीं है, ठीक है। बाकी संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि के दौरान माता पिता या अन्य किसी व्यक्ति के किसी भी पार्सल या कुरियर प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। भाई कोई आपके फैमिली मेंबर जो है इस ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई पार्सल भेज सकते हैं तो वो भी आपको नहीं मिलेगा, ना ही कुरियर मिलेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे साफ तौर पे बता दिए हैं। ये प्रतिबंध किए गए, मतलब ये चीज़ आपको लाना मतलब करना ही नहीं है। वहाँ पे धूमपान नहीं कर सकते, गुटखा नहीं खा सकते, प्रतिबंध किए गए हैं सब चीज़ें, जैसे कि रैगिंग, महिलाओं का अनादर, छेड़खानी, उत्पीड़न, चोरी, धोखाधड़ी, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं करना है, नहीं तो आपको आपके साथ जो है सख्त बर्ताव किया जाएगा, ठीक है। बाकी ये विवाह और गर्भ अवस्था से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जिसमें कि इसमें केवल अविवाहित अग्निवीर के लिए आप जो अलाउ है, चाहे गर्ल्स हो गया फिर बॉयज, इसके लिए अविवाहित यानी कि अनमैरिड कैंडिडेट ही इसके लिए अलाउ है, ठीक है, पात्र हैं। बाकी 4 साल की निर्धारण सेवा अवधि के दौरान शादी न करने का वचन देना होगा। 4 साल के दौरान आप जो है शादी नहीं करेंगे, ऐसा आपको वचन देना पड़ेगा। ये इनके इंस्ट्रक्शन है, उसमें बताया गया है, ठीक है। अगर इस ऐसे में अगर आप 4 साल के दौरान शादी कर लेते हैं, अगर विवाहित पाया जाता है, मतलब पता चल जाता है, तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। 4 साल के दौरान अगर आप शादी करोगे, चाहे गर्ल्स हो गया फिर बॉयज, तो ऐसे कंडीशन में आपकी शादी अगर हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में आपको एयरपोर्ट से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। केवल अविवाहित कैंडिडेट ही इसमें शामिल होंगे और वही परमानेंट में भी एयरमैन बनेंगे, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे डाल दिया गया है। और यहाँ पे गर्ल्स को भी एक वचन देना होगा कि वह 4 साल की अवधि के दौरान जो है वो गर्भवती नहीं होगी, यानी प्रेग्नेंट नहीं होगी, वो भी आपको यहाँ पे वचन देना होगा, ठीक है। ये साफ साफ शब्दों में बोल दिए हैं, तो इसको ध्यान में रख के ही आपको आगे चीज़ें जो करना है करना, ठीक है। बाकी गर्भावस्था के कारण जो है गर्ल्स को है लो मेडिकल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और उनकी सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे कंडीशन में
जो जो गर्भावस्था की स्थिति में गर्ल्स पाएंगी तो उसको आउट कर दिया जाएगा, और वो भी अगर आउट कर दिया जाएगा तो वही चीज़ है। और वो जो है नियमित कैंडिडेट जो एयरमैन जो बनती है तो उस चीज़ें नहीं होगी। तो वही चीज़ें है, उसके लिए आपको वहाँ पे वचन पत्र पर हस्ताक्षर भी करना होगा, ठीक है, हस्ताक्षर करना होगा। तो वही चीज़ें है। सुविधाएं वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगी वो चीज़ें है। रेजिमेंटल की दुकान है तो वहाँ पे कुछ सामान आपको खरीदने होंगे तो आप आराम से खरीद सकते हैं। बेकरी की दुकान है, जूस की दुकान है तो जूस आपको पीने का मन है तो जाके खरीद लो। बाकी आपको चिकित्सा की सुविधाएं वहाँ पे दी गई है। वहाँ पे एसएमसी है तो एसएमसी में अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो एसएमसी में जाके आप अपने इलाज करवा सकते हो, ठीक है। एसएमसी वहीं पास में भी है, और जो है अगर बड़ा बात किया जाए ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो ऐसे स्थिति में जो बेंगलुरु में है जो कि 18 किलोमीटर डिस्टेंस पे है तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। वही चीज़ है कि वहाँ पे आपको भी ले जाया जा सकता है। तो आपके चिकित्सा सुविधा से रिलेटेड है। कैंटीन की सुविधा जो है वहाँ पे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक कैंटीन है तो वहाँ से आप जो है अपने ज़रूरत की चीज़ें आप आराम से खरीद सकते हो। तो वो चीज़ भी वहाँ पे दिया गया है। वहाँ पे काउंटर भी बहुत बड़ा है जिससे कि सभी कैंडिडेट को एक बार में ही ज़्यादा चीज़ें खरीदने की मतलब भीड़ हो गया तो उसको संभालने के लिए ज़्यादा काउंटर है। तो वही चीज़ है। आपकी जब यूनिट रन हो जाएगी तो आपको स्मार्ट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। वही, और ये खेल के लिए सुविधा भी है। वहाँ पे आप फुटबॉल फुटबॉल हॉकी वॉलीबॉल बास्केटबॉल हैंडबॉल की जो खेलने की व्यवस्था है, एंड साथ में साथ जिम्नास्टिक हॉल भी है और व्यायामशाला है और 15-50 मीटर का एक स्विमिंग पूल भी है। तो ये आपकी सुविधाएं के लिए, खेल सुविधा के लिए। सिनेमा हॉल भी है वहाँ पे है जिसका कि नाम है कृष्णा। एक सिनेमा हॉल है जिसका कि नाम है कृष्णा, ये पूर्वी कैंपस में है। और जिसका और एक और भी दो वहाँ पे जो है आपका सिनेमा हॉल, एक कृष्णा नाम से और ये कावेरी नाम से। ये पश्चिमी कृष्णा वाला पूर्वी में है और ये कावेरी नाम वाला ये पश्चिमी में है। तो वहाँ पे आपकी जो भी नई नई फिल्म आएगी तो वहाँ पे आपको दिखाई जाएगी। पुस्तकालय भी है, लाइब्रेरी भी है तो वहाँ पे आप जाकर पुस्तक पढ़ सकते हो। वहाँ पे आप लाइब्रेरी का फायदा उठा सकते हो। जो भी चीज़ है ये परिवार कल्याण के लिए कुछ चीज़ें है। अफवाह तीर्थ जो सौंफ पूर्वी और पश्चिमी कंपास में जो है दिया गया है तो उसी चीज़ से रिलेटेड है। और ये चीज़ें आपको लेके जानी है जैसे टी शर्ट, शॉर्ट, आर्म बैंड, टोपी, सैक्स, ये विद्युत टॉर्च, क्लॉथ हैंगर, प्लास्टिक बाल्टी, उसके बाद ये प्लास्टिक मग। ये भाई आप ढो के यहाँ से मत ले जाना यार। जो चीज़ें तुम्हारे बैग में हटे वही चीज़ें लेके जाना, बाकी वहाँ कैंटीन में बाई करना, ठीक है। बाकी मैं आपको बैग पैक से रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगा, वो देख लेना। वहाँ पे आपको जो है आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिविर के अंदर नाई की दुकान भी है जिससे के पास बाल कटवा सकते हो, दर्जी की दुकान है जिसके पास आप कपड़ा सिलवा सकते हो, मोची की दुकान है जिससे आप जूता में पॉलिश करवा सकते हो, ठीक है। बाकी संचार से रिलेटेड एक चीज़ है यहाँ पे, ये पता कि यहाँ पे आप प्रशिक्षु का नाम, स्क्वाड्रन का नाम, संस्था, ये आपका वहाँ का एड्रेस इससे रिलेटेड है जो कि आपके माता पिता अभिभावकों के संचार के लिए ये यूज किया जाएगा। मतलब आपको वहाँ से आपके घर पे कुछ मतलब भेजा जाएगा वहाँ से, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो उसके लिए वो लिफाफा मांगते हैं ना, इनवेलप्स, तो उस पर यही चीज़ें डाल के आपको भेजेंगे, ठीक है। बाकी पूछताछ से रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट होंगे तो इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा गया है कि आगमन सप्ताह के दौरान 26 जून 2026 से 1 जुलाई 26 तक किसी भी स्पष्टीकरण के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे जाने से पहले आपको कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी नहीं पता है तो आप आराम से इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। माता पिता को ये सलाह दिया जाता है कि भाई आप ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग के दौरान आपको वहाँ का मेंटल मतलब वहाँ से की जो चीज़ें है उसको प्रेशर आप नहीं झेल पाते हो, आपको टेंशन होती है। ऐसे कंडीशन में आप अपने घर वालों से बात करते हो तो बात करोगे तो जाहिर सी बोली से और बात से पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा है वो थोड़ा डिप्रेस्ड में है, डिप्रेस्ड फील कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भाई परिवार को भी उसको मोटिवेशन देना है कि भाई उसको छोड़ के नहीं आना है, उसको करो करो थोड़े और मतलब संभाल के करो। तो वही चीज़ से रिलेटेड ये है कि भाई तुम उनको बोलना है, माता पिता को सलाह देना है। माता पिता भी उनके लिए ये सलाह है कि उनको जो है जो उनको मोटिवेट करना है, बस वही मोटिवेट करना है, ना कि उसको छोड़ के हाँ आने को बोलना है, ठीक है। वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। निष्कर्ष ये दे दिए हैं कि ये चीज़ है। बाकी आपको ये जांच वाला पैरा आपको ज्वाइनिंग टाइम ये वहाँ पे भी मिलेगा या फिर आप अपने से प्रिंट करा के भी लेके जा सकते हो, ठीक है। जैसे कि बोले हैं कि ये एयरफोर्स का जो वेबसाइट पे फ्री फ्री कोर्स वाला एक
बुक वाला है, तो वो बुक आप पढ़े हो कि नहीं, देखे हो कि नहीं, तो बताना हाँ या मैं ना, तो आप बता देना हाँ देख लिए हैं। उसके बाद आप जो है ये रस्सी, दौड़ना, सिटअप, पुलअप्स या व्यायाम की जो भी प्रक्रिया है इसका अभ्यास कर दिया है, करके गए हैं वहाँ पे, तो कहिए हाँ करके आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आप जानते हैं कि अग्निवीर आयु के रूप में हो रहे न कि अधिकारी? आप बता देना कि भाई हाँ हम अग्निवीर के रूप में आ रहे हैं, ना कि हम वायुसेना के जो भी है अधिकारी पायलट इसके रूप में हमारी भर्ती नहीं हो रही है, तो यस कर देना, यस। ठीक है। बाकी आपके पास आप जो है 10th और 12th का मार्कशीट का प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र के साथ साथ 5-5 कॉपी भी लेके आ रहे हैं, तो बोलना कि हाँ लेके आ रहे हैं। आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह है तो बताना नहीं है, या फिर है जो भी है अपने अकॉर्डिंग बता देना। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो उसका फोटो कॉपी और ओरिजिनल भी लेके आ रहे हैं, है तो बता देना है, नहीं तो नहीं कर देना। आप अपने माता पिता का जो है संयुक्त फोटो यानी ज्वाइंट फोटो लेके आ रहे हैं जिलहाली, लेके आ रहे हैं तो बता देना हाँ लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये तो भाई ज़रूरी है सबके लिए, तो ये लेके आना पड़ेगा। तो ये तो बनाना पड़ेगा ना कि हाँ लेके आए आ रहे हैं। उसके बाद आप पासपोर्ट कार्ड के 6 फोटो लेके आ रहे हैं, हाँ भाई लेके आ रहे हैं, नहीं तो हमारा बैंक अकाउंट कैसे खुलेगा, उससे रिलेटेड है। बाकी पैन कार्ड, आधार कार्ड, मता और मतदाता पत्र आपके पास उसके 3-3 फोटो कॉपी हैं। ये बैंक अकाउंट वाला था ना वहाँ पॉइंट, उससे रिलेटेड है, तो हाँ भाई है। क्या आप अपने साथ डीएसपी बैंक खाता की पासबुक ला रहे हैं जो पैरा 12 में आ, निर्देशों के अनुसार खोला गया है? पैरा 12 में जो था ना वहाँ पे कि डीएसपी अकाउंट खुलवाए हैं कि नहीं, तो भाई खुलवा सकते हो, उससे रिलेटेड है तो भाई नहीं है तो नहीं मार देना अपना। अकाउंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं यार, वहाँ पे भी खुलता है, अगर यहाँ पे खुलवाना चाहते हो तो भाई खुलवा लो, बाकी वहाँ पे जाओगे तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो उपाय वहाँ पे लग ही जाएगा। ठीक है। बाकी ये सोना चांदी जो कीमती वस्तु है वो लेके आ रहे हैं, तो भाई नहीं लेके आ रहे हैं, हमारे पास ऐसे भी नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे साबिन जो आप प्रसाधन की जो सामग्री है जैसे सेविंग किट, सेविंग ब्रश, नहाने की साबुन, टूथपेस्ट, ये सब चीज़ें हैं आपके पास? हाँ भाई हैं, लेके आ रहे हैं। बाकी ये पैडलॉक यानी ताला, एथलीट सपोर्टर, रुमाल और ये फॉर्मल पैंट, ये सारी चीज़ें आप लेके आ रहे हो? भाई हाँ लेके आ रहे हैं। ये चीज़ आप देख लेना। बस का जो आप जो ट्रेवल अलाउंस का क्लेम करोगे तो उसका फोटो, उसका जो है फोटो कॉपी और साथ में उसका ओरिजिनल आप लेके आ रहे हैं? तो भाई हाँ लेके आ रहे हैं, नहीं तो पैसा कैसे दोगे भाई? बाकी ये चीज़ है जो प्रतिबंधित वस्तु है कि ये चीज़ नहीं करना है, मोबाइल वोबाइल नहीं लाना है, दारू शराब, कीमती वस्तुएं नहीं लाना है, तो ये चीज़ें आप लेके आ रहे हैं? नहीं भाई नहीं लेके आ रहे हैं भाई। नहीं तुम क्या आप स्मार्टफोन लेके आ रहे हैं? हाँ भाई लेके आ रहे हैं, लेकिन जमा कर लेना आप। क्या आप विवाहित हैं? अरे भाई नहीं विवाहित हैं, हम तो एकदम अनमैरिड है। क्या आप रक्षा वेतन पैकेज यानी हाँ, खाता खुलवाने के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण हेतु साधारण मोबाइल फोन जो स्मार्टफोन ना हो जिसमें आधार का ओटीपी आता हो लेकर आ रहे हैं? हाँ लेके आ रहे हैं, मतलब बोले हैं ना कि जिसमें आधार का ओटीपी जो आता है, आधार का ओटीपी वो वाला फ़ोन नंबर जो है वो आप कीपैड वाला लेके जा सकते हो, या फिर आप नहीं ले जा सकते हो, मतलब आपके ऐसे कंडीशन में हो सकते हैं कि आपके आधार में आपके पेरेंट्स का नंबर हो, तो या तो आप करा सकते हो अपना नंबर कन्वर्ट, मतलब उसमें ज्वाइंट करवा सकते हो और वही फ़ोन वहाँ पे लेके जा सकते हो। या फिर क्या कर सकते हो कि जो भी तुम्हारे पास नंबर जो भी आपके पेरेंट्स का है जो भी है, जाओ ऐसे ही वहाँ पे जब ओटीपी आएगा तो बोल देना कि सर हमारे पेरेंट्स के पास वो पेरेंट्स वाला फ़ोन है में जो वो नंबर है, तो वहाँ पे कॉल करके ओटीपी पूछ सकते हो, ओटीपी ही ना बस पूछना है। ऐसे तो हमने आर्मी में भी ऐसे कर दिए हैं ये फ़ोन वगैरह वाला चीज़, तो भाई आप लोग एक बार देख लेना, वो चीज़ें हो जाती है उसमें, हो ज़्यादा उनसे ही उनके फ़ोन से यूज कर सकते हो, या फिर आप किसी अपने बडी का फ़ोन जो होगा उसे कॉल करके अपना ओटीपी मांग सकते हो। बाकी चीज़ें इसका प्रिंट भी आपको ले जाने होते हैं, बाकी नहीं भी ले जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फिर फॉर्म फिल करना पड़ेगा, इसके बाद जो है आपका एनरोलमेंट होगा। उसके बाद आपका नाम यहाँ हस्ताक्षर करना है, दिनांक डालना है, डेट डालना है, स्थान डालना है, बस हो गया, और ये सबमिट कर देना होता है। ठीक है। बाकी यही चीज़ें हैं जो आपके ज्वाइनिंग से रिलेटेड है। जो एक्स ग्रुप वाले हैं स्पेशली उनका, वाई ग्रुप वाला का वीडियो मैंने बना दिया है, उसका भाई वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल दिया है, आप लोग चेक कर लेना। एंड एक्स ग्रुप वालों इस सब चीज़ का ध्यान रख के ही आप लोग वहाँ पे जाना ज्वाइनिंग टाइम। एंड जो अभी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो रनिंग वगैरह का तो भाई कर लेना, आपके लिए ही सही रहेगा, नहीं तो आपको वहाँ पे जाओगे ज्वाइनिंग करोगे तो भाई आपको दिक्कत होगी। गर्ल्स वगैरह दोनों को मैं बता दे रहा हूँ कि थोड़ा रनिंग वगैरह कर लो,
बॉडी को एक्टिवेट करो, क्योंकि भाई फेज 2 जब से दिए होगे शायद ही कोई बंदा होगा जो इसका प्रैक्टिस भी कर रहा होगा। तो बाकी आप कर लो, आपका ज्वाइनिंग से पहले आप इसका थोड़ा बॉडी को एक्टिवेट कर लो एंड अपने आप को सुरक्षित रखो जितना हो सके, और ज़्यादा कोई फ्रैक्चर वगैरह चीज़ें मत करो जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है, फाइनल एनरोलमेंट नहीं हो जाता है, ठीक है। बाकी अपने आप को सेफ रखो। बाकी अगर कुछ भी डाउट बचे तो कमेंट करना, आपके कमेंट का भी रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक और आप लोग ज्वाइन करो, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।